हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय स्वप्नाली एस जादव चैनल। फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। यह टॉपिक नंबर 7 देख रहे हैं। तो उसमें से लास्ट वाले वीडियो में हमने कौन सा पॉइंट कवर किया? केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स एंड मेटल्स। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कौन सा? एलोट्रॉपी एंड ऑक्सो एसिड्स। ये पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एलोट्रॉपी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वाले इस टॉपिक के जो 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं वो देख लीजिए ताकि आपको ये आगे वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दिस इज एलोट्रॉपी। सो आपने 11th स्टैंडर्ड में एलोट्रॉपी पढ़ी है, तो क्या आपको याद है व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपी? व्हेन a solid element exists in different crystalline forms with different physical properties, this phenomenon is called as allotropy. तो आपने कौन कौन से एलिमेंट्स की एलोट्रॉपी पढ़ी है? कार्बन एंड फॉस्फोरस की। तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो पहला वाला जो है वो सबके पसंद का है ना? कौन सा? डायमंड। बाद में जो है सेकंड वाला वो है ग्रेफाइट। थर्ड वाला कौन सा आपने देखा है जो फुटबॉल के जैसे दिखता है, वो कौन सा है? फुलेरीन है। देन कार्बन नैनोट्यूब है, ग्राफीन है। ये जो है एक कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। और आपने कौन से पढ़े हैं? फास्फोरस के। फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म आपने पढ़े हैं? व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 की पढ़ी थी तब पढ़ा था क्या? एक सेंटेंस था उसमें, ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, या कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स है, वो क्या करते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिखाते हैं। यानी कौन कौन से है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलीरियम है और कौन है? पोलोनियम। ये सभी के सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म दिखाते हैं। ऑक्सीजन कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म दिखाता है? हमारा कौन सा? डाइऑक्सीजन, जिसके बिना हम नहीं रह पाते, रिस्पिरेशन के लिए रिक्वायर है, यानी O2। और सेकंड वाला कौन सा? O3। इसका नाम पता है क्या? O3 यानी ओजोन। ओजोन कहाँ होता है? ओजोन, ओजोन अम्ब्रेला। अरे ये तो अम्ब्रेला हमारे रेनी सीजन में हम यूज़ करते हैं, वैसे वाले अम्ब्रेला नहीं। ये अम्ब्रेला कहाँ होती है? एटमॉस्फियर में होती है। और रेनी सीजन की अम्ब्रेला क्या करती है? रेन से हमें बचाती है। वैसे ही ये अम्ब्रेला क्या करती है, यानी ये जो लेयर है ओजोन का, वो क्या करता है? सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारे लिए और लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल, डेंजरस है, उससे एब्सॉर्ब करता है। ओके, ये हुए ऑक्सीजन के। सल्फर के कौन कौन से है? सल्फर के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। फर्स्ट वाला जो है वो रोम्बिक सल्फर है। आपने पढ़ा है ना सॉलिड स्टेट में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। तो ये जो है वो रोम्बिक, और सेकंड वाला है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल्फा सल्फर। एंड मोनोक्लिनिक को कहा जाता है बीटा सल्फर। और ये दोनों के दोनों है वो कैसे है? नॉन मेटेलिक है। दोनों भी क्या है? नॉन मेटेलिक। ओके, आप समझ जाइए ये दोनों भी कैसे है? नॉन मेटेलिक है। सल्फर कौन से एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट वाला है रेड सेलेनियम और सेकंड वाला है ग्रे सेलेनियम। वो जो रेड है वो है नॉन मेटेलिक। रेड वाला कैसा है? नॉन मेटेलिक। और ग्रे वाला जो है वो है मेटेलिक। ओके, मेटेलिक। बाद में कौन है? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम भी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉपिक, दैट इज फर्स्ट वाला जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और सेकंड वाला जो है उसके अपोजिट यानी एमॉर्फस फॉर्म, क्रिस्टलाइन
एंड एमोर्फस। एंड लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट्स है ग्रुप 16 का वो कौन सा है? पोलोनियम। पोलोनियम भी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक पहला वाला जो है अल्फा और दूसरा वाला जो है बीटा, और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? मेटालिक। कैसे होते हैं? मेटालिक। देखो दिस इज रिलेटेड अबाउट द ग्रुप 16 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। हमें पता है ग्रुप 16 के ऑल एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलोट्रोपी एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो हमें पता है। ऑक्सीजन कौन कौन सा? O2 यानी डाइऑक्सीजन एंड O3 यानी ओजोन। सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो है अल्फा से दिखाते हैं और मोनोक्लिनिक जो है बीटा से दिखाते हैं। सेलेनियम जो है वो रेड ग्रे। सल्फर के जो अल्फा एंड बीटा है वो दोनों भी नॉन मेटेलिक फॉर्म है। सेलेनियम का जो रेड है वो नॉन मेटेलिक है, ग्रे है वो मेटेलिक है। टेलुरियम के भी दो होते हैं, क्रिस्टलन एंड एमोर्फस। एंड पोलोनियम के भी दो होते हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, एंड बोथ आर द मेटेलिक। ओके, समझ में आया? आपने सिर्फ इतना याद रखा तो आप लिख पाओगे। आपको क्या किया है, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं उससे रिलेटेड वन प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम नंबर 7.7 क्या है? देखो, व्हिच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक और दूसरा कौन सा आता है? पैरा, और दूसरा कौन सा आता है? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इन पैरामैग्नेटिक what happen? In paramagnetic unpaired electrons are present। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है, यानी कि डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डिफरेंस पहले समझ जाओ। क्या पूछा है आपको? व्हिच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको पता है क्या? सल्फर डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है। वो S2 के फॉर्म में होता है, S6 के फॉर्म में होता है, S8 के फॉर्म में होता है। S6 जो होता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। चेयर फॉर्म आपको पता है क्या कैसे दिखता है? देखो, आपने देखा होगा शायद बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है ऐसा। ऐसा ये चेयर फॉर्म है। और S8 जो होता है वो क्राउन शेप में दिखता है, यानी कि हमारे जैसा इंग्लिश लेटर W है उसके फॉर्म के जैसे दिखता है। देखो कैसे दिखता है S8। हमारा W क्राउन शेप आपको बता दिया है, आप याद रखिए। ओके, ये हुआ S8। आपको पूछा क्या है? व्हिच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी इसमें से कौन से फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर के केस में इन वेपर स्टेट में क्या होता है? सल्फर partly exist as S2 molecule and which has 2 unpaired electron। वेपर स्टेट में सल्फर क्या एग्जिस्ट, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? S2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और उसके पास 2 अनपेयर्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से ऑर्बिटल में? इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स किसके जैसे? लाइक ऑक्सीजन के भी एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी के जैसे S2 फॉर्म में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो कैसा नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आप याद रखिए। ओके, इससे रिलेटेड पूछेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, और डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर।
चलो तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। 3 कॉलम करेंगे। पहला वाला जो होगा वो प्रॉपर्टी का होगा, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज आल्सो नोन एज अल्फा सल्फर या बीटा सल्फर। अभी मैंने बता दिया था कौन सा सल्फर होता है, अल्फा सल्फर। और मोनोक्लिनिक सल्फर कौन सा होता है, बीटा सल्फर। आपको कैसा भी पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर और डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ओके, पहली वाली जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो है कलर, यानी कौन सा कलर है। तो पहला वाला जो कलर है वो फेंट है यानी पेल है। कौन सा कलर है, दोनों का भी येलो ही है, लेकिन रोम्बिक सल्फर का है पेल येलो और मोनोक्लिनिक सल्फर का है ब्राइट येलो। याद रखिए दोनों का कलर सेम है, येलो ही कलर है, लेकिन रोम्बिक सल्फर का कलर है पेल येलो और मोनोक्लिनिक सल्फर का कलर है ब्राइट येलो। सेकंड हम देखने वाले उसका शेप, नाम से ही पता चलता है। अभी मैंने बता दिया था कि अपने सॉलिड स्टेट में डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम पड़ी होगी, उसमें डिफरेंट शेप होगी। तो रोम्बिक सल्फर का शेप कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। कौन सा होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स। और मोनोक्लिनिक ही टाइप होता है, लेकिन वो जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, निडल शेप्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। ओके, थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। कितना है, 385.8 केल्विन। और मोनोक्लिनिक का है 393 केल्विन। बाद में उसकी डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे उसके मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है। रोम्बिक सल्फर की डेंसिटी है 2.069 ग्राम पर cm3 और मोनोक्लिनिक की है कम है उससे 1.989 ग्राम पर cm3। ओके, देन हम देखने वाले हैं उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सोल्युबिलिटी, यानी ये सोल्यूबल होता है या नहीं वाटर में। अब हम देखेंगे तो रोम्बिक सल्फर इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में इनसोल्यूबल है, तो किस में सोल्यूबल है, एंड सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। क्या फॉर्मूला होता है कार्बन डाइसल्फाइड का, कार्बन डाई यानी 2 और सल्फर यानी S2। ओके, CS2। ये भी मोनोक्लिनिक सल्फर भी किस में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन CS2। दोनों की सेम है, सोल्यूबिलिटी दोनों की सेम है। और क्या सेम है, स्ट्रक्चर भी उन दोनों का सेम है। क्या सेम है स्ट्रक्चर, yes, 8 molecules having पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। अभी भी मैंने जो ड्रॉ करके आपको दिखाई थी क्राउन शेप्ड, और इसी को भी कहते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। और मोनोक्लिनिक भी एसेट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, एसेट मॉलिक्यूल्स, और उसका भी वही स्ट्रक्चर है, यानी हैविंग पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों प्रॉपर्टी, दोनों में भी ये जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में भी सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं उसकी स्टेबिलिटी। तो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो स्टेबल बिलो 369 केल्विन। कितने टेम्परेचर से नीचे वो स्टेबल होता है, बिलो 369 केल्विन। एंड अगर इफ 369 केल्विन से टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ, ऊपर गया, तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्स टू बीटा सल्फर। और ये अभी भी हमने बता दिया, स्टेबल अबव 369 केल्विन। ओके, और इससे नीचे गया यानी इससे भी लो गया तो वो ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर। ओके, एक प्रॉपर्टी है, देखो
मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी ये कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, वो कैसे बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। ओके, ये जो है वो क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ रोम्बिक सल्फर है। और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे, रोम्बिक सल्फर से बनाते हैं, कैसे, देखो क्या करते हैं, रोम्बिक सल्फर को लेते हैं, रोम्बिक सल्फर को लेकर क्या करते हैं, वो मेल्ट करते हैं डिश में, मेल्ट करने के बाद उसको कूल किया जाता है। और कूल कब तक किया जाता है, क्रस्ट इज फॉर्म्ड, क्रस्ट फॉर्म होने के बाद क्या करते हैं, 2 holes are made in crust, 2 holes are made। और उसके बाद क्या करते हैं, 2 holes मेड होने के बाद जो रिमेनिंग लिक्विड है वो पोर करते हैं, रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड। और वो पोर्ड होने के बाद आपको क्या मिलता है, निडल शेप्ड बीटा सल्फर के क्रिस्टल मिलते हैं। ओके, सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, दैट इज रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। इतना बड़ा चार्ट आप देखेंगे तो आपको टेंशन आया होगा, अब कैसे हम याद रखेंगे, लेकिन इसमें से 5 या 6 प्रॉपर्टी भी याद रखी तो भी चलता है। अगर आपने अच्छी तरह 6 प्रॉपर्टी राइट की तो भी चलेगा। चलो इजी जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, वही याद रखेंगे। लास्ट वाली सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट है, कौन सी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो क्यों लिए, अगर आपको MCQ में कुछ पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो लिए। देखो पहली वाली प्रॉपर्टी कलर है, आपको दोनों का भी कलर सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ है, यह पेल येलो है, यह ब्राइट येलो है। शेप तो नाम से ही है, ऑर्थोरोम्बिक, और ये है मोनोक्लिनिक, लेकिन ये निडल शेप्ड है। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको याद ही रखना चाहिए, 385.8 केल्विन, और ये जो है वो उससे थोड़ा ज़्यादा है, 393 केल्विन। डेंसिटी पहले वाले की ज़्यादा है दूसरे वाले से, मेल्टिंग पॉइंट दूसरे वाले का ज़्यादा था यानी मोनोक्लिनिक का ज़्यादा था, तो डेंसिटी कितनी है, 2.069 ग्राम पर cm3, और मोनोक्लिनिक की कितनी है, 1.989 ग्राम पर cm3। सोल्युबिलिटी और स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन CS2 रोम्बिक सल्फर, और मोनोक्लिनिक सल्फर सोल्यूबल इन CS2। स्ट्रक्चर दोनों का भी सेम है, यानी एसिड मोलिक्यूल्स हैविंग पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, कौन सा, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। और स्टेबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस है, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन and monoclinic sulfur stable above 369 Kelvin. These are the distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur और अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। समझ में आया? अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनती ही है, तो हाँ लाइक कीजिए। और अभी तक मेरी चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एलोट्रोपिक पॉइंट, यहाँ ही ख़त्म होता है, और उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सो एसिड्स। फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो आपको क्या पूछा जाता है, उसका नाम दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका स्ट्रक्चर,
फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ही आप क्या करें पाओगे, स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर पाओगे। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो आप कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैंने छोटी छोटी हिंट हम बताएंगे कि उसमें जो जितना हाइड्रोजन होता है उतना OH फॉर्म होगा, उतना OH आप बनाओ, और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है उसके लिए डबल बॉन्ड दो, ऐसे कुछ बताएंगे। लेकिन आपको उसका नाम से उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो तो हम फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, देखो अपने पिछले वाले एक रिएक्शन में केमिकल रिएक्टिविटी में देखा था, क्या देखा था, 1 एसिड फॉर्म हुआ था। कौन सा एसिड फॉर्म हुआ था, जब हमने SO2 की रिएक्शन वाटर के साथ की थी और SO3 की रिएक्शन भी वाटर के साथ की थी, तब क्या फॉर्म हुआ था। SO2 की थी तब सल्फ्यूरस एसिड, SO3 की थी तो सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने उस टाइम आपको बता दिया था सल्फ्यूरिक एसिड आप लैब में यूज़ करते हो तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड आपको याद है ना, ओ डाइऑक्साइड से फॉर्म होता है। और सल्फ्यूरिक मैंने बता दिया था इक, और OUSS सल्फ्यूरिक है और ट्राइऑक्साइड से फॉर्म हुआ था। यानी इसमें इसका जो फॉर्मूला था वो था H2SO3। क्या होता, H2SO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ये दोनों तो आपको मुझे लगता है अच्छी तरह से याद होंगे, है ना, याद है ना। चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और बाद में बाकी वालों का देखेंगे। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बता दिया था सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 हुए ना। तो अभी मैंने क्या कहा था, जितना हाइड्रोजन है उतने OH बॉन्ड फॉर्म कीजिए। तो सल्फर के साथ OH, 2 हाइड्रोजन है इसलिए हम OH, 2 OH तो फॉर्म हुए। अब कितना ऑक्सीजन रह गया, 2 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ गए तो एक ही ऑक्सीजन रह गया। यानी जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी भी उसके पास क्या रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या फॉर्म करते हैं, लोन पेयर। यानी इसका स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा आता है। समझ में आया। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन हम देंगे पहले, 1 2 3 4 5 और 6। जितने हाइड्रोजन है उतने OH, तो 2 है OH। अब कितने ऑक्सीजन रह गए, 2 रह गए। तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, उसके साथ 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का। तीसरा हम देखेंगे पर ऑक्सी, कोई कहता है पर ऑक्सी, कोई कहता है पेरॉक्सी, व्हाटएवर, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले देखो एक क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन उसमें क्या आया है, मोनो यानी 1 सल्फ्यूरिक ही एसिड है, यानी H2SO4 ही है, लेकिन उसमें कौन आया है, ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन आया। आपको याद है क्या, वाटर होता है और दूसरा कौन होता है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई कहता है, कोई पेरोक्साइड कहता है। H2O2 आप कहाँ यूज़ करते हैं, मुझे बताइए कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड है और उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमें इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किंवा पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, पर ऑक्साइड आया, यहाँ पर ऑक्सी आया, यानी एक ऑक्सीजन
इस मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में बढ़ेगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO5। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना? तो चलो जल्दी से जल्दी लाइक करिए। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, सल्फर ही है, उसके पास ऑक्सीजन बढ़ा तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे? उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। हमारा रूल क्या है? जितने हाइड्रोजन है उतना वो क्या फॉर्म करता है? OH फॉर्म करता है, OH फॉर्म करता है। और बाकी के जो ऑक्सीजन रह जाते हैं उसके साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो 3 रह रहे हैं, तो क्या और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं क्या? नहीं होते, उसके पास 6 ही होते हैं। तो H2SO4 के जैसा ही हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन जाएगा 1OH के पास और यहाँ बनेगा OOH। क्या बनेगा? OOH। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। क्या डिफरेंस है? नाम में भी क्या डिफरेंस है? परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड ए था, सल्फ्यूरिक एसिड ए परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस, सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ डिफरेंस क्या? ए ऑक्सीजन यहाँ OH के साथ अटैच होता है। इस OH के साथ अटैच करो या इस OH के साथ अटैच करो, दोनों ही बातें सेम हैं। समझ में आए? अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, दैट इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाम उसका देखो, नाम क्या है? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन वो 2 टाइम्स है, यानी इसलिए इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको कहा जाता है, दूसरा वाला इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, डाई यानी 2, सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं? 2 लेंगे। अब 2 लेंगे तो क्या होगा? H2SO4 2 टाइम्स लेंगे, यानी क्या होगा? H4S2O8 होंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ज्वाइन करने पड़ेंगे ना। जब हम ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से तब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। हम डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जब ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें से वाटर रिमूव करेंगे। वाटर रिमूव करेंगे तो क्या रह जाएगा? H2 निकले, यानी H4 थे, H2 रह गए। यस, सल्फर को निकाला है क्या? नहीं, यानी S2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? O7। यानी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2S2O7। हमें पता है जितने हाइड्रोजन है उतना OH। 2 सल्फर है, 2 सल्फर अलग अलग लिखेंगे। लिख दिया? ओके। जितना हाइड्रोजन है उतना OH लिखो, यानी OH। दोनों के पास सेम, एक सल्फर के पास OH, दूसरे सल्फर के पास OH। अब कितने ऑक्सीजन रह गए? 2 तो गए, 5 रह गए। हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 क्या होते हैं? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। 4 तो गए, अब एक ही रह गया। दोनों को बीच में और रहने वाला जो ऑक्सीजन है वो लगा लेंगे। इसी तरह ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? H2S2O7 यानी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हुआ। ओके, हमने कैसे इसका फॉर्मूला निकाला याद है ना? H2SO4 2 टाइम्स लेकर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके इसका फॉर्मूला बना दिया। आपको अगर पूछेंगे तो आप याद रखिए उसको कैसा फॉर्मूला लिखने का। अगर आपने वो लिखा तो क्या होगा? आप इजीली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आपके मार्क्स भी नहीं जाएंगे। बाद में है परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड
अभी भी मैंने बता दिया था वैसा बनाओ। ये तो हमें पता है डायसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी उसमें एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, यानी H2S2 क्या होंगे, O8 होंगे। और स्ट्रक्चर इसके जैसा ही, लेकिन एक बात क्या बढ़ेगी इसमें, इन दोनों के बीच और एक ऑक्सीजन आएगा, यानी स्ट्रक्चर देखो, यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, OH, 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 और यहाँ दोनों के बीच दो सेपरेट ऑक्सीजन है। पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और लास्ट वाला रहता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है, लेकिन उसमें कौन है, थायो। आपको पता है क्या थायो वर्ड कब आता है, थायो वर्ड किसके लिए आता है, कौन से एलिमेंट के लिए, सल्फर के लिए थायो वर्ड आता है, सल्फर के लिए थायो वर्ड आता है। यानी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ही है, यानी हमारा H2SO4 ही है, लेकिन उसमें क्या ऐड हुआ है, सल्फर ऐड हुआ है। तो कोई तो जाएगा और उसकी जगह सल्फर आएगा, तो कौन जाता है, एक ऑक्सीजन जाता है और उसकी जगह कौन आता है, सल्फर। यानी S1 था, O बनेगा S2, और ऑक्सीजन 4 थे, O बन गए O3, H2S2O3। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बना, H2S2O3। कैसे बना मैंने अभी भी बता दिया है, आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसके जैसा ही ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन हमारा चला गया है और उसके जगह कौन आया है, सल्फर आया है। यानी कि यस डबल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, और यहाँ भी कौन, OH। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द थायोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया। अब मुझे लगता है अगर मैंने कैसे फॉर्मूला और उसके नेम कैसे याद रखना है ये अच्छी तरह से बता दिया है। अगर आप ऐसी तरह याद रखोगे तो 100% आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक का याद रखेंगे तो भी सब ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हम लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, सल्फ्यूरस यानी उससे 1 कम यानी H2SO3। और ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है मैंने बता दिया है। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन पर ऑक्सी यानी इसमें 1 ऑक्सीजन ऐड होता है, 1 ऑक्सीजन ऐड होता है यानी H2SO5, और ये यहाँ ऐड होता है। बाद में डायसल्फ्यूरिक एसिड, डायसल्फ्यूरिक एसिड कोई तो क्या करेगा, इसका डबल बना देगा और कहेगा हाँ ये हुआ डायसल्फ्यूरिक एसिड। अरे ये दोनों जो है वो अटैच कैसे होंगे एक दूसरे को, अगर हम इसका सिर्फ डबल करके लेंगे तो इसमें से क्या माइनस करने का, वाटर माइनस करने का। वाटर माइनस करके हमें फॉर्मूला जो मिलता है उसका स्ट्रक्चर इसके जैसा ड्रॉ करो और बीच में एक ऑक्सीजन लगा दो। पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड तो इजी है। डायसल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है पर ऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन बढ़ता है, H2S2O7 से H2S2O8 होता है, और O भी ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर में यहाँ बढ़ा दो। और लास्ट वाला आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन एक ऑक्सीजन की जगह सिर्फ कौन आया, एक सल्फर आया, इसलिए इसको थायो बोला है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर सिमिलर टू सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंस इज ओनली ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर रखिए। ओके, मुझे लगता है आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे, है ना। तो चलो लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। अच्छा लगा ना, समझ में आया ना, जो डिफ़िकल्ट लग रहा था आप कभी नहीं भूलोगे ना। तो चलो जल्दी जल्दी लाइक करो। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इसमें देखो आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं। पहला वाला दिया है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरीन के रिलेटेड ही दिए हैं क्योंकि क्लोरीन ही क्या करता है, 4 टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स दिखाता है। मैं बाद में एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा बाकी वाले कौन से ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो हुआ हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस, क्लोरस। थर्ड वाला है क्लोरिक, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक, परक्लोरिक एसिड। पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो ही हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा, नहीं तो आएगा क्या, नहीं। मैं दोनों फॉर्मूला लिखने वाली हूँ। देखो HOCl, हाइपोक्लोरस का क्या है HOCl, इसको ऐसे भी लिखा जाता है HClO, क्या लिखा जाता है HClO। क्लोरस एसिड का क्या है HOClO, वन ऑक्सीजन बढ़ा, वन ऑक्सीजन बढ़ा। यहाँ कैसे लिखेंगे HClO2, क्या फ़र्क पड़ता है HOClO लिखा HClO2 लिखा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्लोरिक एसिड का और एक ऑक्सीजन बढ़ेगा यानी HOClO2, HOClO2, और इसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे HClO3। और पर क्लोरिक का और एक ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए HOClO3, और यहाँ कैसा होगा HClO4। एक एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। अगर ये सीक्वेंस याद रहा तो आप नहीं गलत करोगे, अगर सीक्वेंस बदल गया तो शायद आपका फॉर्मूला भी गलत होगा और स्ट्रक्चर भी गलत होगा। ओके, तो देखो क्या करने का है, पहला हम लिखेंगे HOCl, HClO लिखा और HOCl एक ही है। अब जितना जितना ऑक्सीजन बढ़ता है उसी को हम इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे, यानी इसका क्या होगा सेम स्ट्रक्चर HOCl, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ा है तो वो डबल बॉन्ड से क्लोरीन के साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ और एक ऑक्सीजन बढ़ा है यानी HOCl, दो ऑक्सीजन है ना तो डबल बॉन्ड हो। यहाँ तो HOCl हमारा बेसिक फॉर्म है, लेकिन उसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3। क्या डिफ़िकल्ट है क्या, नहीं रे बाबा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ अभी आपको पता चला होगा मैंने ऐसे फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे ना कभी नहीं गलत होगे। HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3। और अगर आपको पूछा ये कौन सा एसिड है तो आपको याद रखना चाहिए पर क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड। समझ में आया, कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, नहीं। कौन कौन सा देखा, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। पहला वाला क्या है HOCl, दूसरा एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, तीसरे वाले में दूसरा ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, नेक्स्ट वाले में और एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। ओके, समझ में आया। चलो, मैंने अभी भी आपको बता दिया कि मैंने यहाँ सिर्फ क्लोरीन ही लिए हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, ये चारों टाइप के ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। लेकिन मैंने ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लिए क्या, नहीं लिए। तो मैं एक चार्ट बना के आपको दिखा देती हूँ। तो देखो मैंने एक चार्ट बनाया है, जेनेरिक नेम अभी अभी मैंने क्लोरीन के बारे में बता दिया था। क्लोरीन का हम लिखेंगे, पहला क्या लिखा था HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO3, या आप ऐसे ही फॉर्म भी लिख सकते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड, जेनेरिक नेम मैंने यहाँ लिखा है हाइपोहेलस एसिड, क्लोरस एसिड, हेलस एसिड, क्लोरिक एसिड, हेलिक एसिड, और पर क्लोरिक एसिड, पर हेलिक एसिड। यानी जब फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। अभी अभी मैंने बता दिया था। फ्लोरीन क्या करता है, वन ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, कौन सा HOF। हमने एक प्रॉपर्टी में देखा था, कौन सा HOF, हाइपोहेलस एसिड। कौन सी प्रॉपर्टी में देखा था आप बता दीजिए मुझे। इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +1। क्लोरीन तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स दिखाता है। बाद में आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन तो
HOBr फॉर्म दिखाता है, यानी हाइपोहेलस दिखाता है, HOBrO2 दिखाता है, HOBrO3 भी दिखाता है, यानी ये जो हेलस एसिड है यानी ब्रोमस एसिड वो नहीं दिखाता। ऑक्सो एसिड्स ऑफ आयोडीन भी सेम है, यानी ये हेलस एसिड फॉर्म नहीं दिखाते, बाकी वाले दिखाते हैं, यानी HOI का फॉर्म दिखाएंगे, HOIO2 फॉर्म दिखाता है और HOIO3 फॉर्म दिखाता है। समझ में आया? फ्लोरीन जो है वो सिर्फ HOF दिखाता है, क्लोरीन 4 ही फॉर्म दिखाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन हेलस एसिड यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म नहीं दिखाते, बाकी वाले सभी दिखाते हैं। जनरल फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ हमने एलोट्रोपी और ऑक्सो एसिड्स एक फॉर्म कंप्लीट किए हैं। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरी जो चैनल है स्वप्नाली जादव चैनल ये सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, उसमें जो बेल आइकॉन, बेल बटन जो आता है उसको प्रेस करके रखिए, उसमें जो ऑल वाला जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करके रखिए, ताकि मेरे जो वीडियोज़ है वो सभी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द ही पहुंच जाएगी और आपको स्टडी में हेल्प करेंगी। तो चलो अब हम यहाँ रुकते हैं, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट लेकर इस टॉपिक का, यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 का नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन लेकर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।